हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने सेल के अलग अलग प्रकार के बारे में समझा, उसकी डिस्कवरीज के बारे में समझा। अब हम समझने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेल के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सेल जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो दो अलग अलग प्रकार के सेल्स में पढ़ने वाले हैं, या कहीं दो टाइप्स में पढ़ने वाले हैं। पहला हमको मिलेगा एनिमल सेल और दूसरा हमें मिलेगा प्लांट सेल। तो कुछ चीजें हमें प्लांट सेल में प्रेजेंट मिलती है, कुछ चीजें एनिमल सेल में मिलती है, कुछ एब्सेंस होती है दोनों में, यानी कुछ ऑर्गेनेल्स की एब्सेंस होती है। तो वहां से हम उनका डिफरेंशिएशन भी देख पाते हैं कि कैसे उनको डिफरेंट एक दूसरे से बताया जा सकता है। तो अभी हम सबसे पहले एक ऑर्गेनेल समझेंगे और ये ऑर्गेनेल कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन हमें दोनों ही टाइप के सेल्स में मिलता है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा इधर साइड एनिमल सेल, और एक हो जाएगा हमारा प्लांट सेल। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है दोनों में। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग मिलता है। ये जो बाहरी लेयर हमको दिख रही है, ये प्लांट में सेल वॉल मिलती है। चलिए, तो एक एक करके समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर अपने को मिल रही है, प्लांट में सेकेंड लेयर होती है, लेकिन एनिमल्स में फर्स्ट लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, या कहे कि एक बाहरी दुनिया से अलग करने का एक आवरण है, जो क्या करता है, सेल्स को एक प्रॉपर कंडीशन देता है कि वो अपने कामों को अच्छे से कर पाए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात हम करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल की सबसे क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, और कैसी होती है ये, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल। ठीक है, कैसी होती है, सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल किस लिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये कुछ ही चीजों को सेल के अंदर जाने देती है। जो जिसको सेल की जरूरत है ये सिर्फ उसी को अंदर जाने देगी, और सेल को जिसकी जरूरत अपने अंदर नहीं है उसी को बाहर आने देगी। यानी कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। अंदर आना और बाहर जाना दोनों ही चीजें ये करती है। ठीक है, अब इसके मॉडल की अगर बात करते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, तो इसके मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और ये मॉडल लिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। ठीक है, किसने प्रपोज किया, सिंगर एंड निकोलसन, इनके द्वारा दिया गया था। कहा यह जाता है कि जब प्रोटीन्स और लिपिड्स की ये पूरी लेयर बनती है, उसमें अलग अलग टाइप का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग लेयर्स में हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमको मिलेंगे, ऐसे ही कुछ लेयर्स हमको देखने को मिलेगी। इन लेयर्स में लिपिड्स और प्रोटीन्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक पूरी एक लंबी लाइन के जैसा ना होते हुए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है ये अलाउ करता है, कुछ चीजों को अंदर आने देता है और कुछ चीजों को बाहर जाने देता है। ठीक है, तो सेल में जैसे कि ऑक्सीजन का प्रवेश या ऑक्सीजन का एंट्रेंस जो है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी के थ्रू CO2 को बाहर किया जाता है। तो ऐसी सारी प्रोसेस हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो हमारा ऑर्गेनेल मिलेगा, सेकंड ऑर्गेनेल जो होता है वो कहलाता है सेल वॉल। ठीक है, क्या होता है, सेल वॉल। अब सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल हमें कुछ ही जीवों में देखने को मिलती है, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा फंगस में देखने को मिलेगी, फंगस के अलावा ये हमें
एल्गी में देखने को मिलेगी। एल्गी के अलावा ये हमें बैक्टीरियाज में देखने को मिलेगी। प्लांट्स में ये बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। फंगस में बनी होती है काइटिन की। एल्गी बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब काम क्या है इसका? सबसे पहली चीज कि जो सेल वॉल होती है ये एक डेड लेयर होती है, यानी इसमें सेल्स कैसे मिलेंगे अपने को? डेड सेल्स मिलेंगे, या कहें कि डेड लेयर है, सॉरी डेड लेयर है जो कि इसको बचाने का काम करती है सेल को। ठीक है, सेल को एक प्रोटेक्टिव लेयर देती है, सेल को सपोर्ट देती है, उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब ये सेल वॉल हमको मिलेगी कहाँ? प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में हमको ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होता है? सेल वॉल। ठीक है, और ये एनिमल सेल में होती है एब्सेंट। अगला जो ऑर्गेनेल मिलेगा वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अगला ऑर्गेनेल न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के लिए हमें याद रखना है कि न्यूक्लियस जो है वो हमको कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस है ये हमें कहाँ मिलेगा? सेल के सेंटर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम। सेल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? तो हमारा न्यूक्लियस करता है। तो एक तरह से जैसे हमारी बॉडी में जनरली हम ब्रेन को मानते हैं, वैसा ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। सेल की सारी एक्टिविटीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, सारे रिएक्शंस, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, न्यूक्लियस में ही हमें मिलता है डीएनए और आरएनए, या कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक छोटा सा यहां पे हम एक डायग्राम देखेंगे इसका। जो न्यूक्लियस है ये हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। यानी इसके आसपास हमको कितनी लेयर्स देखने को मिलती है? दोहरी लेयर देखने को मिलती है। ठीक, इसको इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? डबल मेम्ब्रेनस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये डबल मेम्ब्रेनस है तो खास चीज अपने को यहाँ पे क्या याद रखनी है कि इसके अंदर हमें कुछ चीज देखने को मिलती है, एक लिक्विड देखने को मिलता है। ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। लिक्विड क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियर एनवेलप भी इसी को कह दिया जाता है। अब एक और हिस्सा हमको इसमें देखने को मिलता है जो ऐसा एक गुच्छे के समान हमको यहाँ दिखाई देता है। ऐसा एक एंटेंगल्ड पार्ट दिखाई देता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोलस। अब जब न्यूक्लियोलस को देखा जाता है तो न्यूक्लियोलस में हमको दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। पहला मिलता है प्रोटीन और दूसरा मिलता है इसमें डीएनए। ठीक है, और इसी को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है इसको? क्रोमेटिन। ठीक है, ये जो फाइबर्स हमको दिखाई देंगे इसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, या फिर दूसरी जनरेशन में उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना अपने को कि न्यूक्लियोलस जो है वो छोटे छोटे फाइबर्स से बना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है वो किन से मिलके बने हैं? प्रोटीन और डीएनए से मिलके बने हैं, और यहीं पे हमारा पूरा जीनोम सीक्वेंस हमको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर डिस्कवरी की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। तो इसको याद रखना अपने को कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में। रॉबर्ट हुक जो है उसने खोज की है किसकी? सेल की। लेकिन न्यूक्लियस की खोज किसने की है? तुम्हारे रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसके बाद अगला जो ऑर्गेनेल मिलेगा
वो हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक थिक विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमको देखने को मिलेगा। देखिए कहां पे मिलेगा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसमें बीच में क्या है, ये हमारा न्यूक्लियोलस। सेम चीज हमको कहां मिल रही है, प्लांट सेल में भी मिल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद इसके आसपास जो हमें मिलेगा ये कौन हो जाएगा, हमारा साइटोप्लाज्म। यहां पे पूरा एक लिक्विड भरा है, ये लिक्विड क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना कि ये जो लिक्विड है ये क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म। और ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म की खास बात यह है कि इसी में सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो तैर रहे होते हैं। ठीक, हमारे जितने भी वाइटल जो इसमें सेल ऑर्गेनेल है वो सभी इसी में मिलेंगे, सभी इसी में तैरते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज जो है वो कहां होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कहां होंगी, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद अगला ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम जो कि पहले कहलाती थी डिक्टोसोम, इनका पुराना नाम क्या है, डिक्टोसोम। खोज किसने की थी इनकी, जेम्स पैलेट ने। ठीक है, खोज किसने की है, जेम्स पैलेट ने 1955। अब काम की अगर बात करें, इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि कैसे कर रही है सिंथेसिस। तो एक प्रोसेस हमें याद रखना है कि आरएनए जो होती है ये आरएनए को कन्वर्ट करती है किसमें, प्रोटीन में। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इन्हीं प्रोसेस से ये क्या करती है, प्रोटीन के फॉर्मेशन का काम करती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक, कहां मिलेगा हमको इस सेल में, अगर सेल में इसकी बात करें तो ये छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें सेल में कई सारी जगहों पे मिलता है। ठीक है, ऐसे ड्रॉपलेट्स के रूप में हमें राइबोसोम जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम के बाद अगला ऑर्गेनेल हम देखेंगे तो वो मिलेगा हमको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा डबल मेम्ब्रेनस ट्यूब्स होती है जो कि सेल में हमें कई सारी जगहों पे देखने को मिल सकती है। खासकर ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेल के सेंटर पोर्शंस में। ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिलती है, सेल के सेंटर वाले पोर्शंस में। ठीक है, अब खास बात यह है कि इस पे भी कभी कभी हमें क्या मिल सकती है, राइबोसोम्स जो है वो मिल सकती है। इसी कारण हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो अलग अलग टाइप की हो जाती है। यहां पे हमें क्या मिल रही है, राइबोसोम्स। तो ये वाली जो होगी ये कौन सी टाइप की होगी, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाली जो होगी ये कौन होगी, SER। ठीक है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गई RER और एक हो गई SER। ठीक है, समझ लेते हैं इनके बारे में कि क्या चीजें हमको मिलेगी। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअल इनका काम क्या है, तो इनका फॉर्मेशन जो होता है
वो लिपिड्स और प्रोटीन के सिंथेसिस का होता है। तो लिपिड्स और प्रोटीन का जो सिंथेसिस जनरली होता है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, प्रोटीन तो हमने एक चीज देख ली, राइबोसोम में होता है। तो राइबोसोम जिस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिल जाए वो कौन सा हो जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? तो प्रोटीन का फॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो उसमें हम फॉर्मेशन देखते हैं लिपिड्स का। और यही प्रोटीन और लिपिड मिलके सेल में डैमेजेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा या कहीं डैमेजेस रिपेयर करने का काम करते हैं, अलग अलग मेम्ब्रेन्स फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो ये सारे काम हो जाते हैं किसके? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम अगला ऑर्गेनेल देखेंगे, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम नाम का जो ये ऑर्गेनेल है, इसका मेन काम है डाइजेशन। डाइजेशन, सेल में अलग अलग प्रकार की जो इम्प्योरिटीज है या सेल में किसी टाइप के कोई ऐसी चीजें हो जो सेल के लिए ठीक नहीं है या कहें कि सेल का उसके लिए कोई यूज नहीं है, तो वो सारी चीजें हम लाइसोसोम पे छोड़ देते हैं कि वो उनको डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल दे। अब इसी चीज में लाइसोसोम के साथ परेशानी ये हो जाती है कि लाइसोसोम जो है वो कई बार ओवरलोड हो जाता है, या कहें कि उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इससे फटने के कारण या कहें इसका जो मेम्ब्रेन है वो फटने के कारण पूरे सेल में फैल जाते हैं और ये अपने साथ में किसको पचाने का काम करने लग जाते हैं? पूरे सेल के ऑर्गेनेल को। अब पूरे सेल ऑर्गेनेल्स आपस में पचने लगेंगे तो धीरे धीरे सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। इसी कारण लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। खोज किसने की है? डी डुवे ने। ठीक है, खोज किसने की है? डी डुवे ने। ठीक है, अगला ऑर्गेनेल समझेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है एल्टमान ने। ठीक है, खोज करता है या डिस्कवरर कौन इसका? एल्टमान। अब इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं, ये भी हमको कहां मिलेगा? तो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म वाले रीजन में इस तरह ये कहीं पे भी फ्लोट करते हुए हमें दिख सकते हैं और सेल के पास एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रियाज हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात हमें याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या मिलता है? हमें डीएनए मिलता है। ठीक है, याद रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल के कौन से ऑर्गेनेल्स में हमें डीएनए मिलता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और प्रोटीन्स मिलते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसका काम की बात करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें हमें दो चीज देखने को मिलती है, पहली ग्लाइकोलिसिस और दूसरी क्रैब साइकिल। ये दोनों ही कहाँ होती है? तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम देखते हैं तो ये भी कैसी दिखाई देती है? डबल मेम्ब्रेनस दिखाई देती है। ठीक है, कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है। और साथ ही इसमें हमें कई सारे ऐसे मोड़ देखने को मिलते हैं जो कि जनरली किसके समान दिखाई देते हैं? उंगलियों के समान दिखाई देते हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। ये जो छोटे छोटे से हैं ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। अब क्रिस्टी के आसपास में हमें यहाँ पे मिलता है मैट्रिक्स। ये वाला रीजन कौन सा मिलता है? मैट्रिक्स। तो जनरली ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही हमें कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है? ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल। और इसमें भी हमें क्या मिल रहा है? डबल मेम्ब्रेन मिल रहा है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन मिल रहा है। तो ये प्रोसेस होगी और इन प्रोसेस के बाद फॉर्मेशन होगा एटीपी का। और एटीपी जो होती है ये क्या होती है? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। यानी हमारी बॉडी जितना भी काम कर रही है वो सभी किसके ऊपर कर रही है? एटीपी का खर्च करके कर रही है। तो याद रखिएगा कि एटीपी का फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस से होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन से।
और कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल कह देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं हमेशा कि एटीपी के फॉर्म में हो, हमारी बॉडी एटीपी के फॉर्म में यूज करती है, इसके अलावा भी हमें कई सारे चीजें मिलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा NADH, NADH2, FADH2। ठीक है, ऐसे और भी कई सारे केमिकल्स है जो अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में होते हैं, एटीपी में, और वही हम खर्च करते हैं हमारे काम के लिए। ठीक है, अगला सेल ऑर्गेनेल हमें मिलेगा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स जो है ना, ये केवल किस में मिलते हैं, प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स किस में मिलेंगे, केवल प्लांट सेल में मिलेंगे। और खास बात यह है कि ये 3 टाइप के होते हैं। पहला मिलता हमको क्लोरोप्लास्ट, दूसरा हमें मिलेगा क्रोमोप्लास्ट, और लास्ट हमें मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब इनके काम तीनों के अलग है। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फूड का प्रोडक्शन, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कि अलग अलग टाइप के कलर्स डेवलप करना, और ये अट्रैक्ट करता है अलग अलग इंसेक्ट्स को। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जनरली कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस पार्ट्स मिलता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें, कलर कैसा होता है इसका, ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसमें मिलता है हमें क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही ऐसा पिगमेंट है जो हमें सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो ये कहाँ मिलता है हमको, ग्रीन पार्ट्स में मिलता है। ठीक है, जैसे कि लीव्स हो गई, न्यू स्टेम्स हो गई। क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट हमें कहाँ मिलेगा, तो सारे कलर्ड पार्ट। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कलर्ड पार्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए रेड कलर है ना, येलो, रेड, ये सारे फ्लावर्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा, कौन हमको, क्रोमोप्लास्ट। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये हमें कहाँ मिलता है, रूट में, और इसका काम कैसा होता है, स्टोरेज का। ठीक है, काम क्या होता है इसका, स्टोरेज का। और कलर कैसा होता है इसका, कोई कलर नहीं, यानी ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिड्स में भी याद रखना कि क्या मिलता है हमें, DNA मिलता है, और साथ ही साथ राइबोसोम्स भी मिलते हैं। तो याद रखना 2 ऑर्गेनेल न्यूक्लियस के अलावा जिनमें हमको क्या मिलते हैं, DNA और राइबोसोम, वो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला पार्ट हम समझेंगे इसका, अगला ऑर्गेनेल समझेंगे वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल्स जो है ना, ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही मिलती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्लांट सेल में इनका साइज कैसा होता है, बड़ा। साइज कैसा होता है इनका, बड़ा। और एनिमल में इनका साइज कैसा होता है, छोटा। साइज कैसी होती है, स्मॉल। लेकिन अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर जो है वो प्लांट में मिनिमम होते हैं, या कहीं बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में इनका नंबर जो है, नंबर क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम, या कहें बहुत ज्यादा नंबर में ये दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम में इनको समझे कि ये कहाँ मिलेंगे, तो दोनों में ही, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाले पोर्शन में हमें कौन मिल रही है, यहाँ पे वैक्यूल। वैक्यूल का मेन काम क्या होता है कि वो स्टोरेज करती है। ठीक है, वैक्यूल क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। तो ये वैक्यूल्स जनरली प्लांट में बड़ी साइज की होती है, एनिमल में छोटी साइज की होती है। तो ये वैक्यूल क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज का काम जैसे कि वाटर का स्टोरेज है ना, इसके अलावा गैसेस का स्टोरेज, और कई सारे पिगमेंट्स जो या केमिकल्स जो हमारे प्लांट या एनिमल सेल को जरूरी हो, इन सभी का स्टोरेज करने का काम करती है। एक और ऑर्गेनेल हम समझेंगे जो कि इन सभी को मिला के बनता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं लास्ट। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो है इसकी खोज की थी पुरकिंजे ने। खोजकर्ता कौन है इसका, डिस्कवरर कौन है, पुरकिंजे। और अगर प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म,
प्लस साइटोप्लाज्म से, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर पूरे सेल को देखा जाए उसमें जितना भी लिविंग मटेरियल है वो सभी मिला के क्या बन रहा है, प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, ठीक है। 80% इसमें क्या मिलेगा हमको, 80 से 90% हमको क्या मिलेगा इसमें, वाटर, और बाकी चीजें क्या होंगी, अदर मटेरियल्स की, ठीक है। तो इसको याद रखना कि प्रोटोप्लाज्म पूरा सेल का जो वेट हैवीएस्ट पार्ट है वो कौन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। बेसिस ऑफ लाइफ कौन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। क्यों, क्योंकि इसी में न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिल रहा है और इसी में साइटोप्लाज्म भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे सेल के लगभग सभी ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं और इस टॉपिक को हम आगे काफी अच्छे से और भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, तब ये चीज हमें काम आई, ठीक है। तो अगले वीडियो तक इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा और हम आगे की जो प्रोसेस है वो इन्हीं से लिंक करके समझेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।